everyone, how are you? I am Shweta and welcome you all to our channel. Today we are going to start life processes part 3, in which we are going to deal with the topic respiration. Before going to this topic, first of all go through the part 1 and part 2. The link will be provided in the description box. You can go through them. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या है। क्या आपको लगता है ये दोनों टर्म सेम है? इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन सेम? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बोथ आर नॉट सेम, इनमें कुछ डिफरेंस है। तो क्या है डिफरेंस? ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग सिर्फ पार्ट है रेस्पिरेशन का, होल रेस्पिरेशन नहीं है। फिर तो इसको हम डिफाइन करके देखते हैं कि कैसे ये डिफरेंट है। तो ब्रीदिंग जो है सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम कहते हैं। इट इज़ द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेज, वाइल रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। बल्कि रेस्पिरेशन फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है। तो डिटेल में देखते हैं कि ब्रीदिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर एंड आउट ऑफ द लंग्स। मतलब कि एयर को लंग्स के अंदर और लंग्स के बाहर मूव करना, एक्सचेंज करना, टू फैसिलिएट गैस एक्सचेंज विद द इंटरनल इन्वायरमेंट। मतलब अंदर के इन्वायरमेंट से गैस को बाहर करना और बाहर वाले गैस को अंदर करना। तो इट इज़ मोस्टली बाई ब्रिंगिंग इन ऑक्सीजन एंड फ्लशिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेनली इन्वॉल्व करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं। तो इसलिए लिखा गया है इट इज़ मोस्टली बाय ब्रिंगिंग इन ऑक्सीजन एंड फ्लशिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है, और जब हम इनहेलेशन करते हैं तब हमारा रिब्स जो है वो आउटवर्ड आता है और हमारा लंग्स एक्सपैंड होता है। लेकिन वहीं एक्सहेलेशन के प्रोसेस में हमारा जो डायाफ्राम है वो अपलिफ्ट होता है, हमारा जो रिब्स है वो अपने जगह फिर से चला जाता है, और जो हमारा लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि एयर बाहर आए। फिर अब जो मेन हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। इस पे हम देखते हैं कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इट इज़ द प्रोसेस वेयर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट कर कर जो फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? दे आर मेनली 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो क्या क्या है वो? पहला तो है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन होता है। इट टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। तो फिर देखते हैं एरोबिक हो या एनारोबिक हो, इसमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है, कैसे ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, चाहे वो कोई भी केस हो, एरोबिक का हो या एनारोबिक का हो, इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का टूटना, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल का एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरूवेट में टूटना, यही है फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। फिर देखते हैं कि उसके बाद ये किसी भी पाथवे को फॉलो करता है, चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो। पहला स्टेप यही है कि वो 3
कार्बन कंपाउंड में टूटेगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा, जो कि पहले कितना था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज था। ग्लूकोज से वो पायरूवेट में टूटा, फिर उसके बाद वो एरोबिक या एनारोबिक पाथवे में इंटर करेगा। फिर इंटर करने के बाद हम देखेंगे कि वो कौन कौन से पाथवे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ग्लूकोज पायरूवेट में चेंज हुआ, तो ये प्रोसेस जो हुआ वो साइटोप्लाज्म में हुआ। फिर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे कि ईस्ट में होता है रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग, तो वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। दूसरा पाथवे ये हो सकता है कि ऑक्सीजन हो लेकिन कम अमाउंट में हो, देयर इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसे सिचुएशन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो ये कहाँ पे होता है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब हम रनिंग कर रहे होते हैं, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब हमारे मसल सेल को नहीं पहुंच पाता है, तब ये प्रोसेस हमारे मसल सेल में होता है और लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसे हम मसल क्रैम्प्स भी कहते हैं। फिर तीसरे प्रोसेस को देखते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन है, सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है, तब वहाँ पे CO2 और वाटर प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और जो ये सेकेंड स्टेप है एरोबिक का, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर देखते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस है। तो एरोबिक जो है उसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन एरोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। फिर सेकेंड स्टेप है कि जो एनारोबिक का जो भी प्रोसेस हुआ वो सारा साइटोप्लाज्म में हुआ, लेकिन जो एरोबिक का हुआ वो माइटोकॉन्ड्रिया में सेकेंड स्टेप हो रहा है, लेकिन पहला साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो सेकेंड स्टेप जो ऑक्सीजन जब वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया तब वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। फिर देखते हैं कि तीसरा डिफरेंस क्या है। तीसरा डिफरेंस ये है कि एनारोबिक में लेस अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस होते हैं, मतलब लेस एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, और जो कि अमाउंट में सिर्फ 2 ATP हैं। ओनली 2 ATP आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, वाइल इन एरोबिक रेस्पिरेशन large amount of ATP are produced और से large energy is produced। तो इसका अमाउंट 32 to 38 हो सकता है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस में देखें तो एनारोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, जबकि एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि इंड प्रोडक्ट जो है एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल हो सकते हैं। इसमें हमने देखा है अल्कोहल की जगह एथेनॉल था, तो ये इनका एंड प्रोडक्ट है। लेकिन एरोबिक में एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होता है। तो हम अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो बैक्टीरिया, ईस्ट और हमारा मसल क्रैम्प एनारोबिक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और एरोबिक में देखें तो मोस्टली प्लांट्स और एनिमल जो प्रोसेस कर रहे हैं वो एरोबिक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करके कर रहे हैं, जो कि हम क्रेब्स साइकिल में देख सकते हैं। तो ये क्रेब्स साइकिल आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे। फिर देखते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स में कैसे होता है। उनके पास तो हमारे जैसा रेस्पिरेटरी सिस्टम है नहीं कि वो नोज से इनहेल करें, तो उनके पास ऐसे क्या ऑर्गन्स होते हैं जिनसे वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो उनके अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हमने अभी एग्जाम्पल में देखा। फिर स्टोमाटा और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है जो उनके गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। और प्लांट्स में डिफ्यूज़न के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, मतलब जहाँ पे ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब वहाँ पे ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि प्लांट्स में लेंटिसेल्स, रूट हेयर्स
ये पार्ट्स भी इन्वॉल्व हैं रेस्पिरेशन में। फिर इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ऑक्सीजन को वो इनहेल करता है या एक्सहेल करता है। जैसे कि हम लोग सभी सुने हैं कि प्लांट ऑक्सीजन देता है, लेकिन जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस है तब प्लांट्स भी ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सहेल करते हैं। ये अलग बात है कि वो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में CO2 यूज्ड हो जाता है। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुआ था वो यूज्ड हो जाता है, इसलिए एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट O2 बाहर रिलीज होता है। लेकिन वो इनहेल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही करते हैं और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ही करते हैं। तो देखते हैं हम कि ड्यूरिंग डे टाइम दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप इन द फोटोसिंथेसिस, जैसा मैंने बताया। इसीलिए बोला जाता है कि रात को आपको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज रात में वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, और इसीलिए जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं तो रिस्पायरेशन तो चलता ही रहता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उस टाइम बढ़ी रहती है, इसलिए पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। चलिए अब फिर देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो तो डिफ्यूज़न के थ्रू अपना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो आराम से डिफ्यूज़न कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका नंबर ऑफ़ सेल बढ़ता जाएगा तो ये प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कि अर्थवॉर्म और एम्फीबियंस वो अपने स्किन से रिस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, मतलब कंप्लीटली नहीं, लेकिन वो अपना जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन या फिर एक्सहेल करते हैं तो वो अपने स्किन का यूज़ करते हैं, और उनके स्किन के जस्ट नीचे एक डेंस नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जो कि उस ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट में ले जाता है। फिर जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं और फिशेस हैं वो गिल्स का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स है। और इंसेक्ट में हमने ट्रैकियल सिस्टम पाया है, जो स्पाइरेकल्स होते हैं उनके बॉडी में, वो ये प्रोसेस को पूरा करते हैं। फिर मेनली हम देखेंगे ह्यूमन में क्या होता है। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो कि मेनली लंग्स को इन्वॉल्व करता है। लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होते हैं, ऑर्गन्स इन्वॉल्व, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले सभी जानते हैं हम नोज़ से इनहेल करते हैं, हमारा नॉस्ट्रिल सबसे पहले इन्वॉल्व होता है। फिर उसके बाद लैरिंग्स है जो कि उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, फिर फेरिंग्स है, फिर ट्रैकिया है, फिर उसके बाद ब्रोंकाई है, फिर ब्रैंकियो, मतलब यहाँ पे जब हम ट्रैकिया के नीचे देखेंगे तो वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर ट्री लाइक स्ट्रक्चर और डिवीज़न होते हैं तो वो ब्रोंकियोल्स बनते हैं। और लास्टली ब्रोंकियोल्स के बाद बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं जिनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और वो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जो कि ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन में, फिर उसके बाद ब्लड को वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये मेनली एल्वियोलाई जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। फिर एक बार डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या था, नेसल पैसेज, जिसमें हमने देखा नोज़ नॉस्ट्रिल था। फिर हमारा माउथ से भी ऑक्सीजन जाता है तो ये भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके जस्ट नीचे हम देखेंगे तो फेरिंग्स आता है हमारा, फिर लैरिंग्स आता है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और लैरिंग्स के जस्ट नीचे ट्रैकिया होता है जिसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कोलैप्स ना हो जाए, मतलब
कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसी में हेल्प करता है। फिर उसके बाद ये ब्रोंकी में डिवाइड हो जाते हैं ट्रैकिया के बाद, और फिर उसके बाद ट्री के स्टेम लाइक ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और उसके बाद एल्वियोलर सैक हम देख सकते हैं जो कि ब्लड मतलब सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और वहाँ से ब्लड को पहुँचाता है। और हम देखेंगे कि डायाफ्राम भी हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, अपलिफ्टिंग में, और रिब्स और लंग्स भी हेल्प करते हैं, ये हमने देखा ब्रीदिंग में। और लंग्स हमारा प्राइमरी ऑर्गन है, तो सबसे मतलब प्राइमरी ऑर्गन जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो लंग्स है। तो इसी के साथ हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म होता है। और एक पॉइंट और, जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति ज़्यादा एफिनिटी रखता है, मतलब कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के लिए बहुत नेसेसरी है। तो ठीक है, आज का टॉपिक ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।